हेलो गाइस, पीसीएस हिंदी में आपका स्वागत है। आपको बता दें, इससे पहले हम स्ट्रेटजी से रिलेटेड आपको वीडियो दे चुके हैं और पीसीएस और आरओ को टारगेट करते हुए हम ये वीडियो कंप्लीट कर रहेंगे। अब आपको पता होगा, इससे पहले मैंने स्ट्रेटजी से रिलेटेड आपको वीडियो दिया है। यूपी पीसीएस और आरओ, यूपीएससी के लिए भी ये लाभकर सिद्ध होगा और हम टारगेट कर रहे हैं पीसीएस और आरओ के टारगेट एग्ज़ाम को। और मैंने जो आपको बताया था, मेरा जो सोर्स है ये मेरा हैंड रिटन नोट्स होगा। आपको दिखा दूं, है ना, ये मेरा हैंड रिटन नोट्स होगा और मैंने ये नोट्स एम लक्ष्मीकांत सर और एनसीईआरटी से कंप्लीट किया है। एनसीईआरटी और एम लक्ष्मीकांत सर से और एनसीईआरटी से, और आपको बिल्कुल भी बोझिल नहीं लगेगा, बिल्कुल सरल और आसान भाषा में। मैंने पीवाईक्यू का अध्ययन करते हुए इंडियन पॉलिटी का जो ग्रंथ है, ये एम लक्ष्मीकांत सर की और एनसीईआरटी, इस पर बेस्ड मैंने अपने नोट्स तैयार किए हैं। और पीवाईक्यू भी जितने भी फैक्ट आने चाहिए थे मैंने सब उसमें ले लिए हैं, साथ में जो कॉन्सेप्ट है मैंने वो भी ले लिया है। आपको समझाता चलूँ तो हम सबसे पहले बात करेंगे संवैधानिक विकास की। हम आधुनिक भारत का इतिहास जो पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें हम इसके बारे में भी पढ़ते हैं किस तरीके से आज़ादी के दौरान हमें, और संविधान से रिलेटेड इसको इसलिए पढ़ते हैं रिलेट करके क्योंकि संवैधानिक विकास की जो प्रक्रिया थी वो आज़ादी का जो दौर था, ब्रिटिश लोग थे, है ना, जो जो एक्ट पारित हुए उनके माध्यम से, तो एक तरीके से जुड़ाव महसूस करोगे आप। जब हम संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ेंगे तो संविधान कैसे बन के तैयार हुआ, क्या भूमिका रही, उससे पहले का जो वेश है उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो और इससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, आपको पता होगा, एक दो प्रश्न तो पूछा ही जाता है संवैधानिक विकास से। और जितने भी फैक्ट हैं, है ना, कंसेप्ट के साथ मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है ये किस तरीके से है। आप जब भी पीवाईक्यू लगाओगे आपको पता चलेगा। मेरे साथ आप जुड़े रहना, वीडियो को अंत तक देखना, है ना, और आपको सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी। आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम संवैधानिक विकास की बात करेंगे 1600 एडी। संवैधानिक विकास में 1600 एडी की बात करेंगे। 1600 ईस्वी में क्या हुआ, महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को, आपको पता होगा जब हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं उसमें 1498 से स्टार्ट होता है। पुर्तगाली आए, डच आए, डेनिश आए, फ्रांसीसी आए और ब्रिटिश लोग आए। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशों की थी, इसलिए महारानी एलिजाबेथ ने व्यापार के लिए भारत भेजा इसको। वो भी 15 वर्षों के लिए भेजा था पूर्व में, और गवर्निंग बॉडी में इनको शामिल किया गया। इसमें एक गवर्नर था, 14 सदस्य परिषद थी इनकी, मतलब 15 लोग थे इसमें। 1726 में एक्ट पारित हुआ, आप देख सकते हैं ये वाला 1726 में एक्ट पारित हुआ। कोलकाता, मद्रास और मुंबई 3 प्रेसिडेंसी को विधि रूप से शक्ति दी गई, पावर दी गई। इससे पहले यह विधि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाते थे इस विधि को, फिर उसके बाद में ये खुद ही बनाने लग गए। बंगाल के गवर्नर जनरल का जो गवर्नर जनरल बना दिया, है ना, बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया। ये पद को थोड़ा सा विस्तार कर दिया इसका, आप देख सकते हैं, गवर्नर था, गवर्नर जनरल बना दिया। कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीनस्थ कर दिया मद्रास और मुंबई को। मद्रास और मुंबई अब कलकत्ता के अधीन आ गई, मतलब मिल गई। कलकत्ता में 4 सदस्यीय सर्वोच्च न्यायालय, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पे इस फैक्ट को याद रखना। 4 सदस्यीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और मुख्य न्यायाधीश इसमें कौन थे, सर एलिजा इम्पे, है ना। बिना लाइसेंस प्राप्त बंदूक को प्रतिबंधित कर दिया गया, है ना। सैनिक और सिविल शक्तियों को गवर्नर जनरल की परिषद को सौंप दिया गया। फिर उसके बाद में आप देखेंगे 1781 संशोधनात्मक एक्ट, इसको बोला जाता है। कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्रावधान दे दिया गया। 1784 पीट्स इंडिया एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है ये। इसमें क्या था, भारत में ब्रिटिश अधिकारी क्षेत्र अधिकार के अधीन क्षेत्र कर दिया। व्यापारिक कार्य के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रशासनिक कार्य के लिए संस्था बनाई गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल। गवर्नर जनरल परिषद की संख्या 4 से कम 3 कर दी गई, ये घटा दी। कंपनी के कर्मचारी को उपहार लेना बंद कर दिया। 1751 में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे, याद रखना इस चीज़ का। 1786 का एक्ट, 1786 के एक्ट की बात करेंगे। गवर्नर जनरल उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना। गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1786 एक्ट, गवर्नर जनरल के प्रधान सेनापति की शक्तियाँ प्रदान की गई और गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने का भी अधिकार दिया गया, याद रखना। 1793 एक्ट, मंत्रिमंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व वेतन देने की व्यवस्था की गई। लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव भी यहीं से रखी गई। सभी कानूनों की व्याख्या न्यायालय करेगा। फिर उसके बाद 1813 का एक्ट था। 1813 के एक्ट में क्या हुआ, ईसाई मिशनरियों को भारत में धन प्रचार की अनुमति दे दी। शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का खर्च करना स्टार्ट किया। स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं को कर मतलब जो टैक्स होता है उसका अधिकार दे दिया गया। आगे 1833 का एक्ट है ये। बंगाल के गवर्नर जनरल को पद हटाकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया। पहले किया, उससे पहले हमने आपको बताया बंगाल का गवर्नर, फिर उसको गवर्नर जनरल बनाया गया उस पद को। अब क्या कर रहे हैं, बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को हटाकर भारत का गवर्नर जनरल कर दे रहे हैं। आप देख सकते हैं ये रहे। विधि सदस्य थे 3 से 4 कर दिए। लॉर्ड मैकाले जो विधि प्रमुख बोला जाता है, जैसे इंडियन पिनल कोड है आपका, है ना, आईपीसी है, सीआरपीसी है, सीआरपीसी है। तो ये लॉर्ड मैकाले हैं जो कानून की समझ रखते हैं और कानून में इन्होंने कई धाराएं ऐसी दी, तो इन्हीं की वजह से ये कानून बनाया गया। दास प्रथा को विधि विरुद्ध कर दिया गया, अंत कर दिया और लॉर्ड एलनबरो के समय ये कानून बनाकर ख़त्म किया गया। 1853 एक्ट आया। विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक और विधि सदस्य को पूर्ण सदस्य का दर्जा, पहले आंशिक सदस्यता। ये 1858 एक्ट, यहाँ से आगे आप देखते रहना। जब 1857 का जब क्रांति हुई, जो मंगल पांडे ने भूमिका निभाई, और भी तात्कालिक कारण थे, एक ही कारण नहीं था वहाँ पे। उसके बाद एकदम से चेंज आया, क्योंकि बहुत उस समय मॉडर्न हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, उस समय उथल पुथल इतनी हुई, तो उसमें जो कंट्रोल था डायरेक्ट महारानी ने अपने अधीन कर लिया, कंट्रोल कर लिया। सब चीज़ों को ख़त्म करने के बाद अब कंट्रोल वहीं से होगा ब्रिटिश कंपनी का। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पद को ख़त्म कर दिया। भारत के राज्य सचिव पद सृजित किया, मतलब सचिव का पद सृजित किया गया। 15 सदस्य इसकी परिषद, 15 सदस्य थे इसकी परिषद में। वायसराय का पद सृजित, आप समझेंगे, वायसराय और गवर्नर जनरल नाम एक ही है, काम मतलब व्यक्ति एक ही है, पद अलग अलग हो जाते थे। कैसे हो जाते थे ये समझ लो। वायसराय जब किसी रियासत में ब्रिटिश प्रतिनिधि के रूप में मिलने जाता था तो वायसराय, अपने क्षेत्र के लिए गवर्नर जनरल, बस इतनी सी बात है। भारत के शिक्षित वर्ग ने इसे अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा। उसके बाद में आगे आएंगे अब 1861 एक्ट, भारत शासन अधिनियम। इसके बाद में मंत्रिमंडलीय प्रणाली प्रारंभ, पोर्टफोलियो सिस्टम, याद रखना है, इसको पूछा जाता है। पोर्टफोलियो सिस्टम कहाँ से, भारत शासन अधिनियम 1861 के एक्ट से। विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। देश में शासन को विकेंद्रीकरण किया गया, प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई। फिर उसके बाद में 1873 का एक्ट आया। छोटे छोटे एक्ट हैं ये तो। 1893 एक्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग का प्रावधान था। 1 जनवरी 1884 को इसको भंग कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। 1876 है ना, 1876 एक्ट, शाही उपाधि अधिनियम, लॉर्ड लिटन के समय में ये गवर्नर थे उस समय। 18 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत का समग्राही घोषित किया गया।
1892 एक्ट, भारतीय सदस्यों को बजट में बहस और प्रश्न पूछने का तो अधिकार था, लेकिन उसमें काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते थे ये लोग। आप देख सकते हैं, ये काउंटर क्वेश्चन बोलते हैं जिसको हम। क्या फ़ायदा फिर, काउंटर क्वेश्चन ही नहीं कर सकते तुम। 1919 में मार्ले और मिंटो तो ये सचिव था एक इनमें से, और एक गवर्नर जनरल था। तो इसमें सुधार एक्ट आया। ये अरुंडेल समिति, इसको याद रखना, अरुंडेल समिति की सलाह पर। अरुंडेल समिति कब बनी गई, किस सन में बनी गई? 1909 में, है ना। उस समय सचिव और वायसराय कौन थे? गवर्नर जनरल मार्ले और मिंटो। पृथक निर्वाचक मंडल लाया गया। बजट में विवेचना, बहस, प्रश्न पूछना, पूरक प्रश्न पूछना ये शामिल किया गया। और सांप्रदायिक प्रणाली का जन्म। फिर उसके बाद में 1919 का मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड, इम्पोर्टेंट है ये भी। 1909 भी और 1919 भी, और 1935 भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। 1919 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। प्रांतों में द्वैत शासन, डायरकी लाया गया। केंद्र में विधायिका का द्विसदनात्मक व्यवस्था। अभी प्रांतों में द्वैत शासन है, 1935 में ये खत्म होकर केंद्र में हो जाएगा पूरे भारत में। केंद्र में विधायिका का द्विसदनात्मक व्यवस्था लाई गई। 10 वर्ष बाद रिव्यू इसका एक्ट का। फिर लेकिन 10 वर्ष बाद तो होना था, लेकिन हुआ ये क्या, 1929 में आना था, पहले ही आ गया 1928-27 में ही। साइमन आयोग एक्ट, जिसको 2 वर्ष पहले ही आ गए, 3 फरवरी 1928 में मुंबई आए और आयोग गठित किया गया। इसमें क्या था, कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। फ़ायदा क्या है जब कोई भारतीय सदस्य ही नहीं है, उन्हीं के लिए एक्ट बनना है, उन्हीं के लिए कानून बन रहे हैं, उन्हीं का सदस्य शामिल नहीं है। इसका क्या हुआ, व्यापक रूप से इसका विद्रोह किया गया। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। इससे पहले लॉर्ड ब्रेकनहेड भारत सचिव हुआ करते थे। उन्होंने एक बात गलत कह दी, ये कहनी भी नहीं चाहिए थी, लेकिन भारतीयों ने इसको ले लिया अपने सर माथे। फिर उन्होंने अपनी जो योग्यता दिखाई। भारतीय अपना संविधान नहीं बना सकते हैं, अगर थोड़ी भी प्रतिभा हो तो अपना संविधान बना कर दिखाओ, ये वाली बात कही। और हमारे विधिवेत्ताओं ने, हमारे देश के दाताओं ने इतना शानदार, सुंदर, इतना कठोर और जटिल समन्वय के साथ जो संविधान बनाया, काबिल तारीफ़ है। और आज भी पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में हमारा संविधान लोकतांत्रिक रूप से सबसे उच्च माना जाता है। लिखित भी है, कठोर और जटिल भाषा, संस्कृति, मतलब इतना डाइवर्सिटी होने के बाद इतनी अच्छी तरीके से संविधान का जो ढांचा लिखा गया है, बहुत काबिल तारीफ़ है। तो उसके बाद में आप देखेंगे कोई सदस्य भारतीय नहीं था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। फिर उसके बाद में देखेंगे आप, भारतीय राज्य को अपने वैश्विक राज्य का दर्जा नहीं दिया जाए, ये नेहरू रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई। प्रांतीय स्वायत्तता बनाई जाए, प्रांतीय स्वायत्तता बनाई जाए, मौलिक अधिकार दिए जाए, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए, ये इसमें बात कही गई। फिर उसके बाद में आप देखेंगे यह रिपोर्ट मान्य नहीं की गई। इसके अनुसार, मतलब इसके अतिरिक्त भारतीयों ने 31 दिसंबर 1929 में रावी तट के किनारे लाहौर का जो अधिवेशन हुआ था उसमें प्रण लिया, 26 जनवरी 1930 से हम पूर्ण स्वतंत्रता मनाएंगे। गोलमेज सम्मेलन हुए 3, मैं बता दूं, आधुनिक भारत में भी हम पढ़ेंगे इसको। गोलमेज सम्मेलन हुए, पहले में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। किसने भाग नहीं लिया? पहले में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। दूसरे में गांधी जी ने, कांग्रेस के हिस्से थे लेकिन गांधी जी ने भाग लिया इसमें। तीसरे में कांग्रेस ने फिर नहीं लिया भाग, और सरोजनी नायडू भी इसमें शामिल थी, याद रखना। तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महिला सदस्य सरोजनी नायडू भी थी इसमें। पहले में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, दूसरे में गांधी जी ने लिया, तीसरे में नहीं लिया। इस बात का याद रखना, ये प्रश्न पूछा जाता है। 1935 भारत शासन अधिनियम इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात जो बन नहीं पाया क्योंकि देसी रियासत ने हिस्सा नहीं लिया। प्रांतों में द्वैत शासन हटा दिया, केंद्र में लगा दिया। अभी मैंने बोला था 1919 में द्वैत शासन लगाया था प्रांतों में, यहाँ हटा दिया। केंद्र में न्यायालय की बात की गई। फेडरल कोर्ट, मुख्य न्यायाधीश सर मैरिस गोयल, बर्मा को भारत में पृथक कर दिया गया। बर्मा को भारत से पृथक कर दिया। फेडरल कोर्ट, मुख्य न्यायाधीश सर मैरिस गोयल थे। फिर 3 फरवरी 1937 में 11 प्रांतों का चुनाव कराया गया। क्या किया गया?
11 प्रांतों का चुनाव कराया गया। 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत से विजय हुई और सरकार बनाई। 3 में गठबंधन की सरकार बनाई। द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार कांग्रेस से सलाह नहीं ली और द्वितीय विश्व युद्ध में उतार दिया। ब्रिटिशों ने इन लोगों को यूज कर लिया। 28 माह तक शासन में रहे, सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया। इस दिवस को जिन्ना ने कौन सी मुक्ति दिवस के रूप में, याद रखना इस चीज़ को, जिन्ना ने इस दिवस को किस रूप में, मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। तो 1940 में आप देख सकते हैं 1940 में अगस्त प्रस्ताव वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। जैसे ही युद्ध खत्म होगा हम पूर्ण स्वराज आपको दे देंगे, अंग्रेजों ने कहा ऐसा, पर लेकिन लॉलीपॉप था वो, आपको पता होगा। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया और पावनार आश्रम से इस सत्याग्रह की स्थापना की, शुरुआत की। सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे थे और फिर जवाहरलाल नेहरू थे इसके शामिल हुए। 1942 में क्रिप्स मिशन आया। 1942 में क्रिप्स मिशन, भारत को औपनिवेशिक का दर्जा दिया जाएगा, युद्ध के उपरांत प्रांतों को स्वायत्त कर दिया जाएगा। गांधी जी ने कांग्रेस और मुस्लिमों ने इसे अस्वीकार कर दिया। 1945 में वेबल योजना, जिसको हम शिमला समझौता के नाम से जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि लॉर्ड वेबल योजना किस समझौते के नाम से, शिमला समझौते के नाम से। केंद्र में एक नई कार्यकारिणी गठित की जाएगी जिसमें मुस्लिमों और हिंदुओं की संख्या समान होगी, इसमें ये बात कही। फिर उसके बाद में 1946 में कैबिनेट मिशन, एक ये भी देख लेते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे इसको, लेकिन मैं संवैधानिक विकास पढ़ा रहा हूँ इसलिए, जिससे कि हम संविधान से अच्छी तरीके से जुड़ पाएंगे। सर स्टेफन क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस, विलियम अलेक्जेंडर, ये 3 लोग थे। 1 2 3, ये 3 लोग थे। 3 सदस्य कमेटी गठित की और फिर उसके बाद में प्रांतीय सभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा संविधान सभा के सदस्यों को चुना जाएगा, वयस्क मताधिकार से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जा रहे थे, डायरेक्ट वोट के माध्यम से नहीं। 10 लाख की जनसंख्या में प्रत्येक सदस्य को चुना जाएगा संविधान सभा के लिए। संविधान सभा बनी तब सदस्य 389 थे, ये डेटा याद रखना आप। 389, 292 ब्रिटिश प्रांत से, 93 देसी रियासत से, उसके बाद में 4 चीफ कमिश्नरी से, 15 सदस्यीय महिलाओं की संख्या थी इसमें, ये डेटा याद रख लेना, आता है। अंतरिम सरकार गठन, अप्रत्यक्ष, इसमें अध्यक्ष थे लॉर्ड माउंटबेटन। 2 सितंबर 1946 को उपाध्यक्ष इसमें ये थे जवाहरलाल नेहरू, अध्यक्ष ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक प्रमुख कथन है अंतरिम सरकार के गठन को लेकर। एक देश की सरकार है, इसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं, एक इंडिया और एक ब्रिटेन, ये वाली बात बाबा साहब ने कही थी। ब्रिटिश भारत को 2 भागों में विभाजित कर दिया, भारत और पाक, ये चीज़ है। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश में एक बिल पारित हुआ जिसमें नाम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 18 जुलाई, ये आधुनिक भारत में हम पढ़ेंगे, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति थी। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। फिर उसके बाद में भारतीय संविधान की जो बैठक हुई है ना, ये था भारतीय संविधान की सबसे पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। प्रश्न पूछा जाता है, ये फैक्चुअल है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अस्थायी सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक 11 दिसंबर को 1946 में, स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया। 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति हो गई। फिर उसके बाद में 29 अगस्त को क्या होता है, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया। अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। 7 सदस्यीय कमेटी थी, उसमें से 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य, टोटल हो गए 7 लोग। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार, 284 सदस्य उपस्थित थे, 8 महिलाएं थीं। भारतीय संविधान का 2 साल 11 में 18 दिन लगा, जिसमें 395 आर्टिकल, 8 अनुसूचियाँ, 22 भाग। वर्तमान में देखें संशोधन वगैरह हो गए हैं, उसकी दृष्टि से 395 की जगह ये आपका 465 बोल देते हैं, लेकिन बोलेंगे उस तरीके से देखेंगे तो उसमें 395 संशोधन के माध्यम से हो गया है। 8 की जगह 12 अनुसूची हो गई, 22 भाग, कभी कभी 24-25 बोल देते हैं भाग, लेकिन वो रिटर्न में हमारा 22 ही बोला जाता है। 24 जनवरी 1950 को ये 12वीं बैठक थी। संविधान सभा अंतरिम हस्ताक्षर हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सर्वसम्मति से राष्ट्रपति चुन लिया गया। ये बिना वोट के
सबको सब पूरी संविधान सभा ने इनको प्रेसिडेंट चुन लिया संविधान सभा में। तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मैं आपको ऐसे ही कंटेंट देता रहूँगा। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, आप देख सकते हो। मैं आपको बोर्ड पे पढ़ा नहीं सकता हूँ क्योंकि समय कम है, और इसमें मैंने बहुत विस्तार से अच्छे से नोट्स तैयार किया है। एम लक्ष्मीकांत सोर्स रहा ही है और एनसीईआरटी, तो आपको बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होगी। वीडियो को शेयर करते रहना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट से हमें सुझाव देते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो मैं हिंदी पे भी लेके आऊँगा वीडियो, जैसे हिंदी के जो आरओ के 6 टॉपिक हैं, उन 6 टॉपिक को भी मैं कंप्लीट करता चलूँ। ठीक है, थैंक यू।